Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन का सेकंड चैप्टर आरंभिक मानव की खोज लेकर के आए हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आरंभिक मानव ने किस प्रकार से क्या क्या खोजें की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर एक हमें व्यक्ति दिखाया गया है और वह रेल यात्रा करते हुए खिड़की वाली सीट पर बैठा होता है और वो देख रहा होता है कि जो चीज़ें उसे दिख रही होती हैं वो बड़ी तेज़ी से क्या है पीछे की साइड जाती हुई उसे नज़र आती हैं। वो ये नज़ारा देखने में एकदम मग्न हो गया होता है। तभी क्या होता है, उसके एक चाचा होते हैं उसके साथ, जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो सारी ये सुनकर सोचने लगता है कि जब ये 150 साल पहले की बात है तो उससे पहले के लोग क्या कहीं यात्रा नहीं किया करते थे या कहीं आया जाया नहीं करते थे, एक ही जगह ज़िंदगी काट दिया करते थे। ये सब बातें उसके दिमाग में चलने लगीं। तो चलिए अब आगे जानते हैं आरंभिक मानव आखिर पे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो द्वीप में उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक आपको पिछले चैप्टर में आपने अगर देखी है वीडियो तो उसमें बताया गया था कि आखेटक उन्हें कहा करते थे जो लोग कहते हैं खाद्य संग्राहक, मतलब हुआ करते थे, मतलब खाने पीने की चीज़ें सामग्री अपने साथ रखा करते थे, जानवरों का शिकार करा करते थे। उन्हें आखेटक की संज्ञा दी गई, उन्हें आखेटक कहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। तो उनका जो भोजन करने का इंतजाम था, ये जो उनकी विधि थी, इसके आधार पर उन्हें आखेटक के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से? आखेटक के नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो क्या करते थे आमतौर पर खाने के लिए? वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल होते हैं, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये सब उनकी यादें खाद्य सामग्री में आती थी। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो इसमें जो हाईलाइट करा हुआ है ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। तो अब यहाँ पर बात है जानवरों के शिकार जो वो करते थे, कैसे करते थे, किस तरीके से करते थे, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में कि क्या अब बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, कैसे हैं, कौन से खाने योग्य हैं, कौन से खाने योग्य नहीं है, कौन से फल किस टाइम पकेंगे, किस समय नहीं पकेंगे, इस सब की जानकारी वे रखा करते थे, आखेटक जो हुआ करते थे। तो आखेटक जो हुआ करते थे उनके जगह जगह घूमने के 4 कारण हुआ करते थे। 4 कारण हैं। तो वो कारण कौन से हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला कारण तो यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें क्या हुआ करता था, दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा पॉइंट है हमारा, कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर
हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। जो मवेशी हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, क्या थे, वे भी अपनी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरी स्थान जाया करते थे, तो उनके पीछे पीछे ये अपने भोजन की तलाश में ये भी पहुंच जाया करते थे। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्या होता था उस समय, भाई जो फल फूल होते हैं वो एक समय अंतराल के पश्चात ही आते हैं, तो जहाँ पर ये रहा करते थे वहाँ के जो जलवायु के अकॉर्डिंग जो भी फल फूल पैदा हुआ करते थे वो खा पी के ख़त्म हो जाया करते थे, उनका मौसम निकल जाया करता था, तो भोजन की तलाश में इस कारण इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरी जलवायु में जहाँ जैसे पेड़ पौधे वहाँ पे फल फूल खाने की जो भी सुविधा उपलब्ध होती है उस जगह पर जाके ये ठहर जाया करते थे। चौथा पॉइंट है हमारा, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, और ये पानी जो था कहाँ से प्राप्त करते थे, झीलों नदियों से। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता, तो क्या होता था जहाँ रहते थे वहाँ कुछ टाइम बाद पानी सूख जाता था, तो पानी की तलाश में भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा करते थे। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो देखिए ये बात आई जो वहाँ पे ऊपर आपको दिखाया गया था कि तुषार जो सोच रहा था कि क्या जो पहले लोग यात्रा नहीं किया करते थे, यात्रा कैसे किया करते थे, तो यहाँ पे यात्रा पैदल ही किया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बताया था कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं या अपने हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं। तो पुरातत्वविद जो होते हैं हम उनके रिसर्च के द्वारा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, जो खाद्य सामग्री का संग्रहण किया करते थे, इकट्ठा करके रखा करते थे, उन्हें कहा गया आखेटक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो यहाँ पे कुछ पत्थर के औजार दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो हैं पत्थर के औजार हैं जो आपको सर्किल में दिखाए जा रहे हैं। तो इनका क्या उपयोग हुआ करता था, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये पत्थरों के और लकड़ियों के जो औजार बनाया करते थे उनका उपयोग किस लिए किया जाता था, फल फूल काटने के लिए, हड्डियां मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बना लिए जाते थे। तो क्या है, लकड़ी की मुठिया उसमें लगाकर बाण जैसे या भाले जैसे हथियार बना लिए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं, कुछ से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो लकड़ियाँ काटते थे उनका उपयोग क्या था, ईंधन, सबसे पहले तो ईंधन और फिर रहने के लिए झोपड़ियाँ और तीसरा आपका औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर दिखाई गई है, ये है एक, ये है, यहाँ पे देखिए ये पेड़ काटते हुए दिखाया जा रहा है, ये जो पेड़ काटते हुए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जानवरों की खाल उतारते थे उसे सिलते हुए दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको जो औजार दिखाए गए थे ऊपर ये वाले, तो यहाँ पे देखिए ये है
नंबर 1 का है, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। तो पत्थर से बने प्राचीनतम औजार आपके ये हो गए, ठीक है। का वाला ये है। उसके बाद खा है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। तो ये खा नंबर है आपका, जो कई हजार साल बाद बनाए गए हैं, खा वाला ये हो गया। उसके बाद आ जाता है गा, इन्हें और बाद में बनाया गया। तो गा वाला आप जहाँ तक देख रहे होंगे ये आपको दिख रहा है। फिर आ जाता है आपका घा, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। तो देख लेते हैं 10,000 साल पहले बनाए गए वाले हथियार कैसे हैं उनके। तो ये हैं 10,000 साल पहले बनाए गए हैं, ठीक है। 10,000 साल पहले बनाए गए थे। उसके बाद ड़ा है, ये गुट्टिका प्राकृतिक पत्थर हैं। तो ये गुट्टिका जो हैं ड़ा, ये आपका गुट्टिका, ये जो गुट्टिका है ये प्राकृतिक पत्थर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, रहने की जगह निर्धारित करना। यहाँ पे मानचित्र में दिखाया गया है कि त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज में दिखाया गया है वो आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। इनके अलावा भी आखेटक कई और स्थानों पर भी रहा करते थे। तो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातत्व नदियों और झीलों के किनारे भी हैं, कई पुरातत्व नदियों और झीलों के किनारे भी हैं। तो ये आपको देखिए, ये दिखाया गया है, हुसगी दिखाया गया है, फिर भीमबेटका दिखाया गया है। तो ये जो हैं पुराण पाषाणिक पुरातत्व हैं। उसके बाद चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। यह कहा जा रहा है कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए पॉइंट की बात है कि जहाँ पर लोग पत्थरों से औजार बनाया करते थे, पत्थरों से औजार बनाया करते थे, उसे उद्योग स्थल कहा करते थे। तो जाहिर सी बात है, आज भी जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण होता है या काम या वर्कशॉप जो होती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, हम उद्योग स्थल कहा करते हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पर वो हथियार वगैरह बनाया करते थे अपने पत्थरों के, उस स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता था। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है कि ये उद्योग स्थल रहे होंगे उनके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं, बड़े बड़े टुकड़े और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़कर चले गए क्योंकि वे ठीक नहीं बने। क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, अगर वो ठीक नहीं बनता है या अनयूज्ड हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं या वहीं पर छोड़ देते हैं। तो वही उन्होंने करा कि जो बेकार हो गया या अनयूजुअल हो गया या जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे नहीं बन पाया, तो वो क्या था, वहीं पर छोड़कर चले गए। इसके बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। इसके साथ ही पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। अब क्या होता है, कभी कभी वो वहाँ पर रुक भी जाया करते थे कुछ लंबे समय के लिए। तो ऐसे स्थलों को हम आवासीय स्थल कहा करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट वाली बातें हैं वो ये हैं, औजार बनाने वाले स्थान को हम उद्योग स्थल कहा करते थे, और जहाँ पे औजार बनाने वाले स्थान पे ये रुक कर लंबे समय तक रहा करते थे तो हम उसे उद्योग प्लस आवासीय स्थल भी कहा करते थे। तो यहाँ पे वहाँ पे आवासीय स्थल कहा करते थे।
अब इधर हम देख लेते हैं जो ये कुछ पॉइंट दिए हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय पुरातत्व स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। तो आवासीय पुरातत्व स्थल उन्हें कहा करते हैं जहां लोग रहा करते थे। ये यहाँ पे आपका ये है भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, मतलब भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश है। और आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। जैसे आपको मैप में दिखाया गया है, यहाँ पर लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। तो ऐसी जो प्राकृतिक गुफाएं हुआ करती हैं वो विंध्य और दक्कन के पर्वत इलाकों में मिलती हैं। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, पुरा स्थल। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का औजार, बर्तन जैसी इमारतों के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़कर चले गए। जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अब आता है हमारा पाषाण औजारों का निर्माण। नंबर 1, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। तो यहाँ पे सल्क से जो हमारा तात्पर्य है वह जो कहा जा रहा है कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर इस तरीके से आघात किया जाता था कि उसको नुकीला, धारदार बन जाए। तो सल्क से हमारा वही तात्पर्य है यहाँ पर। दूसरा तरीका जो था, दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्या होता था? इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। मतलब जो हम बना रहे होते थे उसे कहते हैं एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, आग की खोज। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो कुरनूल गुफा में क्या है, हमें राख के अवशेष मिले हैं जिससे क्या है ये पता लगता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो जब आरंभिक लोगों को आग जलाने की विधि का पता लगा तो वो क्या हुआ, भोजन पका के खाने लगे होंगे, उजालों में रहने लगे होंगे और जो जंगली जानवर हुआ करते थे उनसे अपनी सुरक्षा के लिए जलाकर अपनी सुरक्षा करने लगे होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। यहाँ कहा जा रहा है 12 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो कब? 12,000 साल पहले, और गर्मी बढ़ने लगी।
इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 12,000 साल पहले क्या हुआ, एकदम जलवायु में बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और जो घास खाकर जिंदा रहने वाले पशु थे, हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत रही। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे और महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को क्या हुआ, भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उस समय इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि कैसे इन्हें उगाया जाए, कैसे इन्हें इकट्ठा किया जाए, कैसे निकाल कर इन्हें इकट्ठा किया जाए। तो क्या हुआ, वो उन्हें बटोरना शुरू कर दिया। नाम, तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसके क्या है, पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं जिस काल के बारे में वो क्या है, आरंभिक मानव के बारे में पढ़ रहे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। तो आरंभिक काल को वो क्या कहा करते थे, पुराण पाषाण काल कहा करते थे, काल कहते थे। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, पुरा का मतलब हो गया प्राचीन, और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। तो ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना पुरा और पाषाण। तो पुरा का मतलब हो गया प्राचीन और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। तो पुराना पत्थर का काल कह सकते हैं इन्हें, पुराण पाषाण काल। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यह नाम जो है पुरास्थलों से प्राप्त जो पत्थर के औजार हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है या उन्हें महत्व बताता है, उनका महत्व बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि पुराण पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पुराण पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो 3 हमारे कौन से हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो पुराण पाषाण काल जो है हमारा 99% जो कहानी घटित हुई है वो इसी दौरान हुई है। 99% जो कहानी है इसी के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिसमें हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर
10,000 साल पहले तक का माना गया है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि मध्य पाषाण युग कब से कब तक माना गया है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे आंसर जो टिक करोगे 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ क्या कहते थे? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, क्योंकि इस टाइम के जो हथियार हुआ करते थे, औजार बना हुआ करते थे, वो बहुत छोटे हुआ करते थे, इसलिए माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों की मुठ्ठियाँ, हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। आरी जैसे आज भी आप देखते हो, आरी लकड़ी काटने के काम आती है, वो आरी होती है, ठीक है। और हंसिया भी आप देखते ही हो, नॉर्मली आपको देहात क्षेत्र में मिल जाता है देखने को, तो हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो कहा जा रहा है साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अब अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। तो अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया है। तो जो नवपाषाण युग है उसकी शुरुआत 10,000 साल पहले मानी गई है। अगले अध्याय में तो नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, तो अगले अध्याय हम क्या है इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि आरंभिक मानव का एक, अगर हम टाइमलाइन के माध्यम से समझें तो ये है कि आरंभिक मानव येलेस्ट प्यूपल पुराण पाषाण काल, जो 99% जो रहा है पुराण पाषाण काल में ही सब कुछ घटित हुआ है। ये हमारा कब से कब तक हुआ है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक। बाकी 1% जो बचा उसमें हमारा मध्य पाषाण युग आ गया और नवपाषाण युग आ गया। तो ये हमारा मध्य पाषाण युग जो था 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का रहा है, और नवपाषाण युग जो हमारा रहा है वो 10,000 साल पहले से अब तक मान सकते हैं। जो हमारा पुराण पाषाण काल है इसमें आ जाता है हमारा आरंभिक पुराण पाषाण काल, मध्य पुराण पाषाण काल, उत्तर पुराण पाषाण काल। तो ये हमारा जो रहा है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। तो ये एक टाइम लाइन के जरिए वन शॉट में समझने के लिए था। तो ये हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। तो ये हमारा जो था, हम जो पढ़ रहे थे अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जो धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। भोजन के लिए क्या करना शुरू कर दिया था? बटोरना शुरू कर दिया था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? वह यह सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने क्या है, अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। यहाँ पे ये बताया गया है। फिर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, शैल चित्र दिखाया गया है। शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? तो यहाँ पे देखिए शैल चित्रकला जो दिखा रहे हैं, कुछ 12 सिंगा जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, ये 12 सिंगा जैसा, और इसके पीछे ये एक कोई व्यक्ति, आदमी का चित्र बनाया गया, शायद वो भाग रहा है। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। तो जहाँ गुफाओं में लोग रहा करते थे वहाँ पे दीवारों पर क्या चित्र मिलते हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की
गुफाओं से मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम भी लोग बाग क्या थे, पेंटिंग वगैरह, चित्रकार आकृतियां वगैरह बना सकते थे, कर सकते थे, कि उन्हें इसका भी ज्ञान था। इससे हमें ये पता लगता है कि वे इसकी भी ज्ञान रखते थे, कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। तो आरंभिक मानव जो कहा जा रहा है कि वे शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। उन्हें अब इतना आ गया था कि हमें रहने के लिए क्या है, खाने का संग्रह करना है। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। जैसे ये आजकल आप देखते हैं घरों को सुंदर दिखने के लिए हम पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं, तो वो भी क्या करने लगे थे, अब औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। जहाँ रहते थे वो पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाया करते थे। हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कोई नॉलेजेबल पॉइंट नहीं है कि महिलाएं शिकार किया करती थीं या पुरुष शिकार किया करते थे, महिलाएं चित्रकारी करती थीं या पुरुष चित्रकारी किया करते थे। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष मिलकर कई काम एक साथ किया करते थे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष किया करते थे। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। तो अलग अलग उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में क्या अलग अलग परंपराएं रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत में पुराण पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है भारत में पुराण पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। मतलब महाराष्ट्र के पटने जो है पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके ये शायद आभूषण वगैरह में उपयोग किए जाने वाली चीज़ रही है। हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण, अब यहाँ पे हम हुस्गी का सूक्ष्म चित्रण, यहाँ पर पुराण पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कुछ पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थलों झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए गए थे। तो जो कुछ पुरास्थल कहे जा रहे हैं वो कहाँ झरनों के किनारे थे। अधिकांश जो औजार बनाए जाते थे चूना पत्थर के बनाए जाते थे। तो अब अन्यत्र यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा है। ये कह रहे हैं कि अपने एटलस में एक फ्रांस ढूंढो और यह चित्र जो है एक फ्रांस की एक गुफा है। इस स्थान की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और स्वरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे हम चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये गैंडा टाइप है, बैल या कुछ ऐसा लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये है, ये चमकीले कलरों से बना हुआ है। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। तो पहले जो कलर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए जाते थे। लौह, अयस्क और खनिज पदार्थों से बनाए जाते थे। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। इन चित्रों का बनाया जाता था
उत्सव के अवसरों पर बनाया जाता होगा, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया जाता होगा, या फिर ऐसा मानना है कि शिकारियों के शिकार करने से पहले अनुष्ठान के लिए बनाया जाता होगा। अब कुछ हमारे उपयोगी शब्द हैं, जैसे कि आखेटक। तो आखेटक हम जान ही गए हैं किन्हें कहते हैं। आखेटक जो खाद्य संग्राहक हुआ करते थे उन्हें आखेटक। पुरास्थल, पुरस्थल भी हम जान गए हैं। उद्योग स्थल, उद्योग स्थल भी जो है जहाँ पे काम वगैरह किया करते, हथियार बना करते थे उन्हें उद्योग स्थल। आवासीय स्थल जहाँ पे वो रहा करते थे कुछ समय के लिए, वो उनके आवासीय स्थल कहा जाता है। पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, ये भी हम समझ गए हैं। जो 20 साल लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का है वो क्या है, पुराण पाषाण काल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल। ये हमारा मध्य पाषाण काल 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का मध्य पाषाण काल हो गया। फिर आ जाता है लघु पाषाण काल। तो ये हमारा 10,000 साल पहले से अब तक, लघु पाषाण काल जो होगा 10,000 साल पहले से अब तक का माना जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का अभी बताया था। ये नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.